हेलो दोस्तों, मैं आर्य आपका दोस्त। यूपी पीसीएस 2025 में जो बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए एक ऑनलाइन सीरीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेंस ओरिएंटेड है, मेंस और प्री दोनों ओरिएंटेड है, ये दोनों एक साथ लेके चलेंगे। तो अभी जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है वो है मॉडर्न हिस्ट्री बाई स्पेक्ट्रम, लाइन बाई लाइन। तो इसमें हम क्या करेंगे, मेंस के जो पी वाई क्यूज़ आए हुए हैं, जिस तरह पी वाई क्यू आ सकते हैं, उनका हम सबसे पहले एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जैसा हमने अपने प्रीवियस 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, उनमें मैंने अब ये काम किया हुआ है। तो वहाँ मैंने बढ़िया से इसका एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन आपको दिया था कि पुर्तगालियों के आने के क्या कारण थे। उनके आने के 3 या 4 कारण हैं। वो सिंपली क्या है कि वहाँ पर उस टाइम पर जो निवेश था कृषि में कम फायदे वाला था, सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ वहाँ का अर्थव्यवस्था शिफ्ट हो रही थी, और जो मशीनें उन्होंने जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की थी, जो मशीनीकरण हो रहा था, उसके लिए उन्हें कच्चे माल की ज़रूरत थी। कच्चे माल को जो मशीन उत्पादित कर रही थी वस्तुओं को, उनको बेचने के लिए नए बाज़ारों की ज़रूरत थी। साथ ही साथ पूर्व की जो समृद्धि की कहानियाँ उन्होंने पढ़ रखी, वो उनको पूर्व की तरफ खींच रही थी, उनके अट्रैक्ट कर रही थी, और उनको अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करना था। दूसरा क्वेश्चन था, इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन से हैं। तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं लास्ट ऑफ 15th सेंचुरी, जहाँ पर वास्को डिगामा 1498 17 में 1498 को कालीकट पहुँचता है। पूरा पूर्वी पश्चिमी घाट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका को फॉलो करते हुए कैप ऑफ गुड होप लास्ट पॉइंट साउथर्न पॉइंट पहुँचता है। वहाँ से गुजरात के एक पायलट अब्दुल माजिद की मदद से भारत के कालीकट पहुँचता है। ठीक है, कालीकट इज ऑल्सो सिचुएटेड ऑन मालाबार रीजन्स इन साउथ इंडिया। तो वहाँ पर जयमोरिन उस टाइम शासन कर रहा होता है, वो उसका स्वागत करता है, और वो जब स्वागत करता है 17 मई 1498 को वो पहुँचता है, और वहाँ से बहुत सारा पैसा कमा के वो वापस जाता है अपने देश। उससे पहले एक बार्थोलोम्यू डियाज नाम का व्यक्ति था, वो भी उसने सबसे पहले कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी, और वो 1487 में आया था, वापस 1488 में वापस चला गया। इन समुद्री खोजों के पीछे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, एक महत्वपूर्ण राजा या शासक था, जिसका नाम था राजकुमार हेनरी। उसे पुर्तगाल का नाविक भी कहा जाता था। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने अभी दी, बेसिक है। उसके बाद जो आगे की कहानियाँ स्टार्ट होती हैं, जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों से जुड़ी हुई हैं, उनमें सबसे पहले थे पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, जिसको 1502 में बार्थोलोम्यू डियाज के साथ और बड़े बेड़े के साथ, लगभग 1200 लोग थे और 17 या 12 जहाज़ों के साथ भारत की यात्रा की तरफ, पूर्व की यात्रा की तरफ मूव कराते हैं। जब वो कालीगढ़ पहुंचता है, कालीगढ़ पहुंच के उसका जयमोरिन उतना अच्छा स्वागत नहीं करता है। ड्यू टू क्या होता है, यहाँ पर अरबियन मुस्लिम जो होते हैं, अरब के मुस्लिम, वो ऑलरेडी व्यापार में इंगेज होते हैं। ठीक है, तो वो जब वहाँ पे वो स्वागत नहीं करता है, लड़ाई का सीन बन जाता है। तो अभी व्यापार करने आया था, तो उसने अपना जो बंदोबस्त कन्नौर और कोचीन को शिफ्ट करता है, और कोचीन और कालीकट के शासकों के बीच की लड़ाई का फ़ायदा उठाकर कोचीन में पहला अपना किला स्थापित कर लेता है, और बड़े मुनाफे के साथ वो भी इंडिया से वापस चला जाता है। ठीक है, चूँकि पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, जिसने ब्राज़ील की खोज भी की थी, जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण कंट्री है, बड़ी कंट्री है, तो सारा फोकस उस व्यक्ति का तो ब्राज़ील की तरफ मूव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला पर्सन जो इंडिया की तरफ आता है एज ए वाइसराय, एज ए गवर्नर बनकर, जो कि पुर्तगाली शासक उसको इंडिया को भेजते हैं, उसका नाम था, क्या नाम था उसका, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत की तरफ उसको भेजा जाता है। गवर्नर बनता है 1505 में। 2-3 साल के टाइम पीरियड में उसको 2-3 काम दिए जाते हैं। मैप में आप आसानी से इस चीज़ को देख पाएंगे, मैं थोड़ा मैपिंग करके दिखाता हूँ क्या चीज़ें उन्हें चाहिए थी। ये रहा हमारा अफ्रीका, ठीक है, ठीक, और यहाँ से अफ्रीका से एक प्रायद्वीपीय कॉन्टिनेंट लगा हुआ है, इसे अरबियन पेनिसुलर कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं।
और उसके ऊपर के हिस्से में यहाँ पर ईरान, पाकिस्तान और फिर ये भारत। ठीक है, इस तरीके से। तो हुआ क्या था कि उसको 2-3 जगह, यहाँ पर है अदन की खाड़ी, किसकी खाड़ी है? गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ अदन, क्या है? अदन। ठीक है, अदन। यहाँ पर है गल्फ ऑफ पर्सिया। ठीक। और एक इधर साउथ ईस्टर्न कंट्री की तरफ एक है मलक्का स्ट्रेट। ये 3 जो खाड़ी थे यहाँ पर, वहाँ के राजा ने ये बोल के भेजा कि भाई आइए, आपको भेज तो रहे हैं, आपको गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ पर्सिया, ठीक है, ओमान की खाड़ी और गल्फ ऑफ पर्सिया, उसके बाद मलक्का स्ट्रेट पर आपको कब्जा करना है, और साथ ही साथ जो अरबियन मुस्लिम व्यापारी हैं उनको इस एरिया से आउट करना है। ठीक है, ये कुछ काम देके अल्मेडा जी को भेजा। अल्मेडा जी के प्रॉब्लम हुई 1508 में। 1508 में क्या हुआ, एक युद्ध होता है, इसको चौल का प्रथम युद्ध कहते हैं, चौल का प्रथम युद्ध, जो कि आपको यहाँ पे दिखे, ये जगह है मिस्र, यहाँ में ममलुक मिस्र के मूर और इंडिया के यहाँ पर गुजरात के शासक दोनों मिलकर अपोज करते हैं, और 1508 के पहले चोल के युद्ध में, द्वीप के युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हार जाता, और इस युद्ध में उसका पुत्र लॉरेंको डी अल्मेडा मारा जाता है, जिससे ये बहुत ज़्यादा दुखी होता है। और 1509 में, अगले ही साल, फिर से चौल का द्वितीय युद्ध होता है, जहाँ पर इन दोनों शक्तियों को फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हरा देता है। ठीक है, और इस प्रकार जो पूरा ये एरिया होता है, जो अरब सागर का एरिया है और हिंद महासागर का जो ये वाला एरिया है आपका, ये पूरा एरिया पुर्तगालियों के कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद 1509 में एक बंदा आता है जिसका महत्वपूर्ण स्थान होता है इस पूरी कहानी में, उसका नाम था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क क्या करता है, 1510 में क्या जीतता है, गोवा को जीत लेता है। किससे? बीजापुर के सुल्तान से। और सिकंदर के बाद ये पहला टाइम था जब कोई यूरोपीय शक्ति भारत के किसी हिस्से को उसने अपना अधिकार वहाँ पे जमा लिया हो। ठीक है, और इसके अलावा उसकी और पॉलिसीज थी, उसने सुकात्रा द्वीप और सचिन दुर्ग, श्रीलंका के कोलंबो और तुम्हारे चाइना के संचुआन जगह पर भी अपने अड्डे स्थापित हो जाते हैं उनके। ठीक है, और उन्होंने कहा कि इंडिया में जो गोवा और उसका एरिया, आसपास का एरिया जो है कोचीन एरिया है, यहाँ की महिलाओं से पुर्तगाली पुरुष शादी भी करें, तो शादी संबंधों को भी बढ़ाने का काम कौन करता है? अल्बुकर्क के बाद जो 1529 में अलग एक और गवर्नर भेजा जाता है, उसका नाम था नूनहो दा कुन्हा 1529 में आता है, और इसके टाइम पर घटना घटती है जिसका जिक्र यूपीएससी ने 2023 के एक एग्जाम में किया था, पूछा था वहाँ से कि किस बादशाह को, किस शासक को, गुजरात के किस शासक, द्वीप के किस शासक को जहाज पे बुलाकर मार दिया गया था। स्पेक्ट्रम आपको इसीलिए बेहद सावधानी के साथ पढ़नी होती है कि फैक्ट कहीं से भी पूछा जा सकता है। बस आपको एक ओवरव्यू आपको समझ में आ जाएगा तो आप बहुत आसानी से आंसर लिख पाएंगे। 1529 में बहुत सारी और भी जगह थी जहां पर नूनो दा कुनो अपना कैप्चर करता, और ये वो टाइम था जब मुगलिया सल्तनत धीरे धीरे भारत पर अपना कब्जा जमा रही थी। 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, उसके बाद 1534 में एक जगह है यहाँ पे बेसिन, ठीक है, भरूच और इनके आसपास में जगह है बेसिन। इस बेसिन में और द्वीप में बंदा शासन कर रहा था, इसका नाम था बहादुर शाह।
क्या नाम था, बहादुर शाह। बहादुर शाह को उस टाइम प्रॉब्लम हो रही थी हुमायूं से। हुमायूं इस पूरे एरिया को जीतने के लिए निकला था, तो इन्होंने हुमायूं ने बचने के लिए बहादुर शाह ने बैसिन द्वीप के बदले पुर्तगालियों से कहा कि आप हमारी हेल्प करें इसमें, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन हमें बैसिन द्वीप का पूरा कारोबार और वहाँ पे फ्री ट्रेड ये सब चीज़ें फैसिलिटीज़ चाहिए। बहादुर शाह ने कहा ठीक है हम आपको देते हैं। 1536 में क्या होता है, हुमायूं इस एरिया से वापस आगरा और दिल्ली की तरफ मूव कर जाता है, और यहाँ की जो बैसिन की जनता है, द्वीप की जनता है, अब क्या होता है उनके साथ कि वो पुर्तगालियों के टैक्सेस से उनसे परेशान होने लगती है और चाहती है कि वो वापस चले जाएं। सिंपल लैंग्वेज में समझिए। तो बहादुर शाह अपोज करने लगता है, उनको जो छूट दी थी वो सब उनसे वापस लेता है। तो ये चीज़ नूनो दा कूनो को पसंद नहीं आती है, और वो बहादुर शाह को एक जहाज़ पे, पुर्तगाली जहाज़ पे बुलाते हैं कि बेटा आ जाओ, पुर्तगाली जहाज़ पे बात करनी है आपसे। बहादुर शाह उनकी इस मंशा को समझ नहीं पाया था कि वो चाहते क्या थे, ठीक है, चाहते क्या थे। वो उनके जहाज़ पे चला जाता है। जैसे ही वो उनके जहाज़ पे जाता है, वहाँ बात होती है और दोनों के बीच समझौता ना होने कंडीशन में बहादुर शाह का उस जहाज़ पर निर्मम हत्या कर दी जाती है। और यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि वो हत्या ना होती तो शायद कुछ और सिनेरियो बनते। तो जहाँ जहाँ इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ आपको दिखाई दें, समझ लीजिए कि वो आयोग क्वेश्चन वहाँ से बना सकता है, ठीक है। कि फैक्ट आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन जो फैक्ट इतिहास में महत्वपूर्ण है और जो इतिहास की दिशा को बदल रहे हो और महत्वपूर्ण हिस्सा रख रहे हो कि आने वाला समय उसके कारण बदल जाता है। जैसे 1857 का जो हमारा विद्रोह है, उसके बाद भारत का अगला 90 साल पूरी तरीके से मूवमेंट ही चेंज हो गया पूरा, ठीक है। अंग्रेजों की पॉलिसी भी चेंज हो गई भारत के प्रति। अब इसमें मैंने अगला क्वेश्चन, हमारे 4-5 लोग हो गए, उसके बाद विस्तार को समझते हैं। तो विस्तार इन्होंने कहाँ कहाँ विस्तारित किया अपने आप को, वो देखिएगा। इन्होंने द्वीप 1532, गोवा 1510, होनावर 1536, मैंगलोर, कगरनौर, सैन थोम बस्ती बसाई, कारखाने खोले, दुर्गीगढ़ किया, मुसलीपट्टनम, पुलिकट, नागपट्टनम बंदरगाह का यूज किया था। वस्तुओं का यहाँ से लेके जाते थे और साउथ ईस्टर्न कंट्री में बेचते थे। वहाँ से जो मसाले खरीदते थे उसे अपने देश लेके जाते थे। बंगाल में सतगांव, चटगांव और हुगली पर अकबर की अनुमति से और बुंदेला में शाहजहां की अनुमति से उन्होंने अपने पूरे किले बनाए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो थे पुर्तगाली थे, किन वस्तुओं का विनिमय करते थे, मतलब वाटर सिस्टम में कौन सी वस्तु लेके आते थे और क्या लेके जाते थे। तो अपने देश से सोना चांदी लाएंगे, बहुमूल्य बर्तन लेके आते थे, और निर्यात में काली मिर्च, अरहर, दालचीनी, हरड़, चंदन, नील, हल्दी। नॉर्थ वेस्ट में एक टाफ्टा नाम का महत्वपूर्ण कपड़ा था, वो जटामासी बंगाल से। ये सब चीज़ें इंडिया से लेके जाते थे, एक्सपोर्ट करते थे, और इंपोर्ट के रूप में उनके बदले में सोना चांदी लेके आते। ये उनके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ बन गई। तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए वो क्या करते थे, इंग्लैंड से, फ्रांस से, वहाँ के देशों से गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर ये लेके आते थे। और साथ ही साथ इंटरनल आईलैंड ट्रेड भी करते थे इंडिया से साउथ ईस्टर्न कंट्री के साथ। उनसे भी ये कुछ बेनिफिट लेते थे और वहाँ से चीज़ों को इंडिया से लेके जाते थे। बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी इनके लिए सारी चीज़ें बन रही थी। इनके प्रशासन की बात करें तो वायसराय मुखिया होता था, सचिव होता था, फिर उसकी एक परिषद बनती थी जो उनके हेल्प करती थी। बेडोर द फेजेंडा राजस्व संबंधी व कार्गो संबंधी, नौसेना संबंधी जो बेड़े थे उनको भेजने की जिम्मेदारी किसकी थी, बेडोर द फेजेंडा की। अफ्रीका चीन किले कैप्टन के अधीन होते थे। ये इनका प्रशासनिक ढांचा था। धार्मिक नीतियाँ क्या थी इनकी, गिरजाघर व मिशन संरक्षक पुर्तगाली सम्राट था इनका। 1542 में जेसूट रोमन कैथोलिक सदस्य भारत आए और अकबर दरबार
में गए लाभ के लिए, लेकिन वहाँ सारी प्रॉब्लम्स क्या हुई, अकबर ने 3 बैठकें की थी। आपको मैंने रोडोल्फो द एक्वाविका का नाम बताया था, मेंसरेट का नाम बताया था, ये 2 पुर्तगाली पादरी वहाँ गए थे अकबर दरबार में 1580, 1590, 1592, 95 के अराउंड में, ठीक है। और ट्राई किया था इन्होंने कि मुगलिया सल्तनत किसी तरीके से ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाए, लेकिन मुगलिया सल्तनत भी इनके साथ इसलिए आसपास आ रही थी कि भारत पे और आसपास के एरिए में उनको कब्जा करना था, तो उनको पुर्तगाली शक्ति, उनकी नौसेना शक्ति, उनकी टेक्निक्स का यूज करना था, ठीक है। लेकिन ये सब बातें दोनों पक्ष एक दूसरे की भली बात ही समझ रहे थे। अब क्वेश्चन आता है कि इनके पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण थे। पुर्तगालियों ने मुगलों का विश्वास खो दिया। स्पेन के राजा से 1580 में, स्पेन का राजा 1580 में पुर्तगाल से जुड़ा। स्पेन जैसे जैसे बर्बाद हुआ वैसे वैसे पुर्तगाल भी बर्बाद हो गया। पुर्तगाल के ब्राज़ील की खोज हो जाने से उधर की तरफ इनका मूवमेंट ज़्यादा हो गया, पूरब की तरफ इनका ध्यान कम हो गया। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी पर सम्राट का अत्यधिक हस्तक्षेप था। भारतीय शासक स्वयं और जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता और उनका क्रूर व्यवहार, डकैती, लूटमार को अपनी नीति बनाना, ये इनके पतन के कुछ कारण थे। फिर दूसरी फ्रांस यूरोपियन कंपनीज़ का भारत में आना, देशों का आना भी इनके कहीं ना कहीं पतन का कारण था। इसमें कि सबसे महत्वपूर्ण कौन थे, अंग्रेज। अंग्रेज भी कहीं ना कहीं मूवमेंट स्टार्ट कर चुके थे। 1508 में कौन बंदा आया था, मैंने आपको बताया था एक बंदा था जिसका केबीसी में शायद एक बार पूछा गया था। केबीसी में पूछा था कि आप ये बताइएगा, जो अंग्रेज भारत की तरफ मूव कर रहे थे, ठीक है, विलियम हॉकिंस, कौन अंग्रेज सबसे पहले भारत आया, विलियम हॉकिंस 1508 1511 तक रुका, ठीक है। ट्राई किया कि उसने कि पुर्तगालियों को बाहर किया जाए, ये सब रीजन। डच उसके बाद इस हिस्सेदारी में भागीदारी की, उनकी टेक्नोलॉजी बेटर थी, उनके जहाज़ बनाने की टेक्निक अच्छी थी, उन्होंने पुर्तगालियों को धीरे धीरे यहाँ से आउट कर दिया, ठीक है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के इनके जो गवर्नर हैं या सहायक गवर्नर रहे होंगे, अल्फोंसो द सूजा, उन्होंने एक बात बोली कि एक तलवार हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में क्रूज लेकर ये लोग भारत आए थे, लेकिन समय के साथ लोभ के कारण इन्होंने क्रूज को तो सबसे पहले ही छोड़ दिया। फिर जब ज़्यादा लोभ बढ़ा तो तलवार को भी रख दिया, और यही इनकी पराजय का महत्वपूर्ण कारण था। आई होप आपको ये क्वेश्चन बेहद आसान शब्दों में इस तरीके से आप लिख सकते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे, कैसे भी क्वेश्चन डचों पुर्तगालियों से बन के आएगा। आई होप आपका क्वेश्चन वहाँ से आप आसानी से टैकल कर लेंगे, ठीक है। आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं डच, ठीक है, डचों से। ठीक है, चलिए 1 मिनट का गैप दीजिए, अभी हम लोग कर लेंगे।